हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस कोर्स संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। अब तक हमने चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि है चैप्टर नंबर 8। तो इस लेक्चर नंबर 8A में आज शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो हम पहले समझेंगे कि पास्कल्स ट्रायंगल या मेरू प्रस्तार ये क्या है, और उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम को समझेंगे कि वो उसका स्टेटमेंट क्या है एंड उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इस पूरे चैप्टर के ऊपर 4 लेक्चर्स होने वाले हैं, 8A, 8B, 8C एंड 8D। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक्चुअली बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल, जिसमें ये बाई जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दो चीज़ों की बात हो रही है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3x + 4y, जिसमें दो टर्म्स हैं, तो इन्हें कहा जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर मैं x - y कहूँ तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म x होगा और सेकेंड टर्म -y होगा। सिमिलरली अगर 3 टर्म्स हो जाएं, लाइक 3 + x + y, तो इन्हें कहा जाएगा ट्राइनोमियल। सो बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली एक तरीके का रूल है या एक तरीके का फॉर्मूला है, जिससे हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी पावर अगर दिया जाए तो उसको एक्सपैंड करने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो उसके लिए हम कुछ मोटिवेशन लेते हैं और समझते हैं कि आखिर में उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे अगर हमारे पास a + b का पावर 2 है, तो हम उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं a² + 2ab + b²। इन द सिमिलर वे अगर आपसे a + b द होल क्यूब किसी ने पूछा, तो आप तपाक से जवाब दे देते हो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अगर आपसे कोई पूछे कि a + b द पावर 4 होगा, तो आपको कैसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास जो पहले से नोन एक्सपैंडेड फॉर्म है उन्हीं को यूज़ करोगे। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर आप क्या कर सकते हो कि 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर a + b द होल क्यूब में आप अगर a + b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो a + b टू द पावर 4 का एक्सपेंशन दे सकता है। इन द सिमिलर वे अगर आपसे कोई a + b टू द पावर 5 पूछता है, तो आप a + b द होल क्यूब एंड a + b द होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर सकते हो। लेकिन इन सब से आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कोई पावर आपको एक्सपैंड करने के लिए कहा जाए, तो उसके पहले के कुछ पावर्स के एक्सपेंशन आपको आने चाहिए, तभी जाके आगे के पावर्स के एक्सपेंशन को आप लिख सकते हो। तो क्या हमारे पास कोई एक ऐसा थ्योरम या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला या टूल है जिसके हम डायरेक्टली जो पर्टिकुलर पावर के एक्सपेंशन चाहिए उसी को डायरेक्टली ढूंढ सकें? तो यही काम हमारा बाइनोमियल थ्योरम करता है। वो इस तरीके से हमें फैसिलिटेट करता है जिससे कि हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के किसी पावर को एक्सपैंडेड फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब थ्योरम में डायरेक्टली जंप करने से पहले हमें समझना है पास्कल्स ट्रायंगल या फिर मेरू प्रस्तार ये क्या है। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² एंड सो ऑन, सभी पावर्स के एक्सपेंशन को। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, दैट मीन्स a + b का पावर 0 आपसे पूछूँ, तो आपका जवाब होगा 1। इन द सिमिलर वे अगर a + b का पावर मैं 1 आपसे पूछूँ, तो आप जवाब दोगे कि वो होगा a + b, दैट्स इट। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। कोफिशिएंट्स कहने का मतलब कि जब आप एक्सपैंड करोगे किसी भी पावर को इस a + b बाइनोमियल के लिए, तो उसमें a और b तो इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ कुछ न्यूमरल वैल्यू इन्वॉल्व होंगे। उन्हीं न्यूमरल वैल्यू को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो उन कोफिशिएंट्स को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। तो अगर हम सभी पावर्स को किसी n से डिनोट करते हैं, तो n = 0 का मतलब होगा कि a + b का पावर 0 है, और उस केस में कोफिशिएंट हमें मिलेगा 1। इन द सिमिलर वे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कोफिशिएंट्स हमें मिलेंगे 1 एंड 1। इन द सिमिलर वे n की वैल्यू 2 होगी तो हमें कोफिशिएंट्स मिलेंगे 1, 2 एंड 1। पावर 3 के लिए तो कोफिशिएंट्स मिलेगा वो होगा 1, 3, 3 एंड 1।
एंड सिमिलरली 4 के लिए 1 4 6 4 1 एंड सो ऑन। लेकिन इस सब में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम पहचान सकते हैं। कैसे? आप जरा n इज इक्वल टू 0 के बाद n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कीजिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 और 1 हमें पता है क्लियरली। तो अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें कोफिशिएंट्स को ढूंढना पड़े तो हम कैसे ढूंढते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 1 होगा और जो लास्ट टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 1 होगा। ये हर एक पावर के एक्सपेंशन में होगा ही। अब जो बीच वाले टर्म्स हैं उनको ढूंढने के लिए प्रीवियस रो में या फिर प्रीवियस पावर के एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना हो तो इस 1 और 1 को हम ऐड करके इस 2 को ढूंढ सकते हैं। इन द सिमिलर वे n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर ढूंढना पड़े तो पहला तो टर्म में 1 लिखना ही पड़ेगा। देन अब प्रीवियस रो में जाएंगे एंड 1 एंड 2 को ऐड करके सेकेंड कोफिशिएंट ढूंढेंगे n इज इक्वल टू 3 वाले एक्सपेंशन के लिए। फिर 2 एंड 1 को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3 एंड लास्ट टर्म 1 होगा ही। इन द सिमिलर वे n इज इक्वल टू 4 के लिए आप समझ चुके हो, पहला टर्म होगा 1, देन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4, 3 एंड 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 6, 3 एंड 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4 एंड फाइनली हो जाएगा 1। आप ये भी देखिए कि अगर n की वैल्यू 4 मिल रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे वो 5 मिलेंगे। इतना क्लियर है बिकॉज आपके पास अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कहा जाता है तो आप 3 टर्म्स ढूंढते हो, a प्लस बी द होल पावर क्यूब करते हो तो 4 टर्म्स मिलते हैं। तो जो भी पावर होगा उसी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स उसके एक्सपेंशन में कितने होंगे, जस्ट जो पावर है उससे एक ज़्यादा। इस तरीके से n इज इक्वल टू 5 के लिए आप क्लियर है, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 6 प्लस 4 इज़ 10, 6 प्लस 4 इज़ 10 अगेन एंड 4 प्लस 1 इज़ 5 अगेन, यहाँ भी था और लास्ट में 1। और अगर आपको 6 के लिए ढूंढना हो तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? 1 प्लस 5 इज़ 6, 5 प्लस 10 इज़ 15, 10 प्लस 10 इज़ 20, 10 प्लस 5 इज़ 15 एंड 5 प्लस 1 इज़ 6 एंड फाइनली 1। अब जरा इस स्ट्रक्चर पे विचार कीजिए तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है और इस ट्रायंगल में हर एक रो में जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उसकी जो बेस की लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल के नाम पर विख्यात यह ट्रायंगल 1665 में पब्लिश हुआ था। हालांकि पास्कल उस समय दुनिया छोड़ चुके थे। उससे 1800 वर्ष पूर्व ही हमारे यहाँ एक ऋषि हुए, उनका नाम था पिंगला। उन्होंने यही पैटर्न ढूंढा था जो संबंध रखता है पोइट्री के मीटर से, तो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने जो नाम दिया है वो है मेरु प्रस्तार। मेरु का मतलब होता है पर्वत और प्रस्तार का मतलब विस्तार। तो ये जो विस्तार आपको दिख रहा है एक पर्वतनुमा आकार आपको दिखता हुआ मिलेगा बिकॉज n इज इक्वल टू 6 के आगे फिर आते जाएंगे तो जो उस पर्वत का बेस होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उस पर्वत का कोई ना ओर होगा ना छोर होगा। तो इस वजह से इसे हम मेरु प्रस्तार कहेंगे और ये भी कन्विंसिंग है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास्कल ट्रायंगल कहें या मेरु प्रस्तार कहें। अब हम जंप करते हैं कि एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम क्या है। सो बाइनोमियल थ्योरम केवल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे जाने के लिए और इसे न्यूटन ने प्रोवाइड किया था। तो वो क्या है? a प्लस बी टू द पावर n इज n से 0, a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 एंड सो ऑन टिल ncn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। इसमें आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि हर एक टर्म में NCR की तरह कुछ न कुछ दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म में जो C का सब्सक्रिप्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट टर्म में n तक चला जा रहा है। सिमिलरली A के पावर्स की वैल्यू n से स्टार्ट होके घटते हुए 0 तक हो जा रही है और B के पावर्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होते हुए बढ़ते हुए क्रम में n तक पहुंच रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि n से 0 की वैल्यू 1 होगी और b टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो इसे लिखा सकता है a टू द पावर n nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 जो कि सेकेंड टर्म है इस एक्सपेंशन का, उससे वैसे ही छोड़ देंगे
थर्ड टर्म को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सपैंड दिस NC2। एंड फाइनली हमारे पास लास्ट टर्म में NCN की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड e⁻0 भी हो जाएगा 1, सो हम इसको b⁻n लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी को भी आसानी से याद कर सकते हो, और ये याद करना एक्चुअली नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इस पैटर्न को केवल फॉलो करोगे और एक दो क्वेश्चन पे ट्राई करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए कि एक्सपैंड a + b⁵, तो आप इसी को डायरेक्टली यूज़ करोगे जिससे कि पहला टर्म मिलेगा a⁵, देन NC1 की जगह 5C1, NC2 की जगह 5C3 एंड सो ऑन, और a के पावर्स को घटते हुए क्रम में लिखना है और b के पावर्स को बढ़ते हुए क्रम में, एंड फाइनली इन 5C1 5C2 इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इसके एक्सपैंडेड वर्जन को कंप्लीट कर देना है। अब इनमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि द टर्म इन द RHS ऑफ 1, जो भी ये आपको फर्स्ट एक्सपेंशन का मिला होगा इसको हम 1 मान लेते हैं, वहाँ मैंने मेंशन करना भूल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इस 1 का जो RHS है इसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ बाइनोमियल को एक्सपेंशन, जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल कन्विंसिंग और ऑब्वियस है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁻n इज n+1, ये पहले ही बता दिया कि पावर अगर 2 होगा तो एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगे 3 एंड सो ऑन। जो NC0 NC1 NC2 ये सारे आपको नंबर जो मिलेंगे उन्हें कहा जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और इक्वी डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अगर एंड से लिया जाए और बिगिनिंग से लिया जाए तो उनकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो होगा NC0 और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा NCN। सिमिलरली NC1 सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा NCN-1, एंड यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो, बिकॉज आपको पता है कि NCR और NCN-R बराबर होते हैं, और यहाँ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स के एंड से और बिगिनिंग से जो टर्म्स हैं उनके पास यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर में बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे और उनसे क्या क्या हम यूज ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एक्सपैंड 3x + y⁻6 एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म एंड x² y⁻4। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया ताकि समय ना लगे, तो आप एक्सपैंड कर लोगे, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद आप इनको सिंप्लीफाई भी करोगे और उसमें भी कैलकुलेशन पूरा भरपूर है, आप कैलकुलेशन वगैरह भी इजीली कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। ध्यान रहे यहाँ इसने फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट पूछा है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसने पूछा है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये ध्यान रहना चाहिए कि इसने पूछा है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जब भी कहा जाएगा तो उसमें बाकी न्यूमरल्स को छोड़ देंगे, केवल वही नंबर लेंगे जो सी वाले फॉर्मेट से मिल रहा है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो NCR की तरफ दिखे आपको, तो यहाँ 3x + y⁻6 में जो फिफ्थ टर्म होगा वो यहाँ होगा जहाँ पे आपको 6C4 दिख रहा होगा। तो जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात आएगी तो आपको केवल लिख देना है 6C4 और यही फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट कहा जाएगा। नाउ x² y⁻4 का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो आपको फिर यहीं पे मिलेगा x² y⁻4 फिफ्थ टर्म में ही, लेकिन अब इसमें जो x² y⁻4 का कोफिशिएंट आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा क्या 135, और ये आंसर हो जाएगा 135। ये 135 कैसे आया है, इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो भी न्यूमरल्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिला है न्यूमरल्स के फॉर्म में x² y⁻4 के कोफिशिएंट के रूप में, उसी को हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट यूज़ है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। अगर 96⁻3 की वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम 96 को लिख सकते हैं 100 - 4�3, और यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं पावर 3 के लिए, और a की वैल्यू यहाँ 100 कंसिडर की जाएगी और b की वैल्यू -4। तो अगर आप इसको लिखोगे तो पहला टर्म लिखना पड़ेगा 100⁻3, देन दूसरा टर्म लिखना पड़ेगा 3 चूज़ 1
एंड 100 का पावर आप घटाने हैं, तो इस वजह से यहाँ हो जाएगा 2 एंड -4 टू द पावर 1, देन 3 3 2 100 टू द पावर 1 and -4 to the power 2, and finally -4 to the power 3. Now all that you have to do to simplify them and add them together to get the answer. तो इतना आप इजीली कर पाओगे, मुझे विश्वास है। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन पे, और इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 1.1 टू द पावर दे रखा है 10,000 और उसको कंपेयर करना है 1000 से। हमें बताना है कि क्या 1.1 टू द पावर 10,000 1000 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहाँ पे पावर जहाँ होगा वहीं तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे पावर है 10,000, तो इसी टर्म में हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन यहाँ तो केवल एक ही टर्म दिख रहा है, तो बाइनोमियल के लिए तो 2 टर्म्स होने चाहिए। तो क्यों ना हम इसे 1 + 0.1 के फॉर्म में लिख दें, जिससे हमें यहाँ 2 टर्म्स इजीली दिखाई दे देंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो पहला टर्म लिखा जाएगा 1 टू द पावर 10,000, देन 10,000 C1 and 1 to the power 9,999 and then 0.1 to the power 1, एंड उसके बाद के टर्म्स को मैं नहीं लिखता हूँ और लास्ट में लिखना पड़ेगा हमें 0.1 टू द पावर 10,000। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 का पावर चाहे कुछ भी हो ये तो 1 ही रहेगा, एंड यहाँ पे 10,000 C1 की वैल्यू हो जाएगी 10,000 बिकॉज NC1 की वैल्यू हो जाती है n। यहाँ फिर से 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ बच जाएगा 0.1 इससे मल्टीप्लाइड होते हुए, और बाकी के टर्म्स आप लिखो चाहे ना ही लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे 10,000 टाइम्स 0.1 मिल जाएगा 1,000, और यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1000 में मैंने 1 ऐड किया एंड अभी और भी कुछ टर्म्स मैंने ऐड किए हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये क्या है 1000 एंड प्लस सम नंबर्स, एक्चुअली सम ऑफ सम नंबर्स, जिससे ये सीधे पता चलता है कि ये 1000 से बड़ा है। तो आपने ये पाया कि बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं, अगर इस फॉर्म में हमें पता लगाना पड़े तो, कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पूछा गया है प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n 3 to the power r NCr इज़ 4 to the power r। तो इसको करने के लिए हमें पहले इस समेशन को एक्सपैंडेड वर्जन में लिखना पड़ेगा। तो समेशन r इज इक्वल टू 0 n 3 to the power r NCr को मैं एक्सपैंडेड वर्जन में लिखता हूँ। क्या होगा, r की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी n तक, और इसमें हमें प्लस का साइन बीच में देते चलना है। तो पहले लिखेंगे r इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑब्वियसली 3 to the power 0 NC0 प्लस 3 to the power 1 NC1, then 3 to the power 2 times NC2, and then फाइनली मैं लिख सकता हूँ 3 to the power n NCn। अब ये जो आपको दिख रहे हैं टर्म्स, इनको ज़रा बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, NC0 3 to the power 0, NC1 3 to the power 1, NC2 3 to the power 2, and finally NCn times 3 to the power n। क्या एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो सकता है? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि यहाँ 3 का पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो n तक बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा टर्म भी तो होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, जब कुछ नहीं होता है तो 1 हमें यूज़ करना होता है। तो 1 का पावर यहाँ हम n लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का पावर मैं n-1 दे सकता हूँ, यहाँ पर 1 का पावर मैं n-2 दे सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए, और यहाँ फाइनल 1 का पावर मैं 0 दे सकता हूँ, जिससे ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपको सीधे पता चलता है कि a की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं और b की वैल्यू को 3 ले सकते हैं। और अब ये पूरा 1 + 3 का पावर
n वाले बाइनोमियल का एक्सपेंशन दिख जाएगा, जिससे अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हो जाएगा 4 to the power n, एंड दैट वी हैड टू प्रूव। इसे मैं LHS लिख सकता हूँ एंड दैट इज द प्रूफ। बाय द वे, कोई स्टूडेंट अगर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता तो सीधे RHS से LHS प्रूव कर सकते हैं। आपको सीधे 4 to the power n से स्टार्ट करना है, 4 to the power n को लिखना है 1 + 3 to the power n। नाउ विल एक्सपेंड इट, जहाँ से 1 गायब हो जाएगा तो ये पैटर्न मिल जाएगा और इसको सीधे उठा के हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है शो दैट 2 to the power 4n + 4 - 15n - 16, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो इसे बताने कि ये 225 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस को आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में किया होगा, और अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन को सीखना है कि हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे करेंगे। तो अगेन, बाइनोमियल थ्योरम से करने के लिए हमें वो टर्म पहचानना ज़रूरी है जहाँ पे हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, और वो पहचानना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज बाइनोमियल वहीं अप्लाई होगा जहाँ पावर होगा। तो यहाँ 2 to the power 4n + 4 खुद इनवाइट कर रहा है कि भाई मुझे ही बाइनोमियल थ्योरम के लिए यूज़ कीजिए। तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ। यह है 2 to the power 4n + 4 and -15n - 16, ये गिवन है। अब ये तो बेचारा 2 जो है वो अकेला है, इसको तो एक संग चाहिए ना, ताकि वो a + b का फॉर्म दिखा सके और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में अपने आप को भेज सके। अब हमें दो बातों पे विचार करना पड़ेगा। पहला ये कि 225 से डिविजिबल कोई नंबर होने के लिए हमें क्या चाहिए, और दूसरा ये कि हम इसे किस दो टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले 225 से डिविजिबल होने के लिए हमें केवल ये चीज़ चाहिए कि कोई नंबर 225 टाइम्स समथिंग आ जाए। मतलब कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 225 टाइम्स समथिंग लिख पाएँ तो हमारा काम बन सकता है। दूसरी बात, अब हम इस 2 को कैसे लिखेंगे दो नंबर्स के सम के फॉर्म में, लेकिन ध्यान रहे हमें 225 लाना है किसी तरीके से। आप जरा 225 पे फिर से विचार कीजिए। तो 225 15 का स्क्वायर है, ऑफ कोर्स है, और क्या हम इस 2 to the power 4n + 4 को किसी तरीके से 15 के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, इस 4n + 4 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या n + 1 एंड -15n - 16 एज इट इज, जहाँ पे 2 to the power 4 को लिखा सकता है 16, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ 2 to the power 4 to the power n + 1, जहाँ से 2 to the power 4 तो 16 मिलेगा ही, तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 1 + 15, और पावर क्या आएगा n + 1 एंड -15n - 16 एज इट इज। अब इस टर्म पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा, सो लेट्स डू इट। पहला टर्म क्या होगा, 1 to the power n + 1, ध्यान रहे यहाँ पावर में n + 1 है। दूसरा टर्म क्या होगा, n + 1 C1 एंड 1 to the power n एंड 15 to the power 1। सेकेंड टर्म क्या होगा, n + 1 C2 1 to the power n - 1 एंड 15 स्क्वायर्ड, एंड उसके आगे के टर्म्स आप छोड़ सकते हो। लास्ट में मिलेगा क्या, 15 to the power n + 1। ध्यान रहे ये मैंने अभी 1 + 15 to the power n + 1 को एक्सपेंड किया है, और बाकी दो टर्म्स वैसे ही मुंह ताक रहे हैं, तो उनको आपको वैसे ही छोड़ देना होगा। अब 1 to the power n + 1, जितने भी 1 के पावर्स उनको मैं तो 1 ही लिखूंगा, तो 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। n + 1 C1 n + 1 हो जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 15, एंड फाइनली बाकियों को आप वैसे ही छोड़ दीजिए बिना कुछ किए हुए। हाँ, 1 के पावर को आप कंसीडर करके डायरेक्टली 1 छोड़ सकते हो। सो व्हाट यू गेट नाउ कि यहाँ से मिल जाएगा आपको, सिंप्लीफाई करके इन दोनों को तो मिल जाएगा 15n + 16, और यहाँ से यहाँ तक के जितने टर्म्स हैं इनमें जो लोएस्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 15 स्क्वायर, और उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा n + 1 C2
और बाकी कुछ टर्म्स, और लास्ट में बच जाएगा 15 टू द पावर, क्योंकि दो फैक्टर्स 15 के बाहर आ चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा n-1, और लास्ट में 15n-16 जो दिया हुआ था। तो यहाँ से 15n + 16, 15n-16 से पूरा गायब हो जाएगा, और आपको अब यहाँ मिल गया 225 टाइम्स समथिंग, और ये हमें चाहिए था, इसलिए हम कहेंगे कि डिविजिबल बाय 225। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a + b + c to the power n where n belongs to n is this। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें चूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि ये a + b + c to the power n है, और यहाँ बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की एक खूबसूरती ये है कि हम उसे किसी भी नोमियल यानी मल्टीनोमियल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? उन्हें बाइनोमियल बना के। समझिए, अगर मैं इसको एक्सपैंड करने चलूँ और मैं b + c को एक टर्म कंसिडर करूँ, तो आपको कैसे एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा a to the n एंड देन nc1 and then a to the power n-1 and b + c to the power 1, then nc2 a to the power n-2 b + c to the power 2, and finally हम लिख सकते हैं ncn a to the power 0 and b + c to the power n। हालांकि n और a to the power 0 1 हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ b + c to the power n। ऑलराइट, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली कितने टर्म्स होंगे पूरे एक्सपेंशन में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो मिला हमको कितना टर्म? एक टर्म। अच्छा, जब आप इस b + c को एक्सपैंड कीजिएगा, मतलब इसके पावर्स को सबको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ कितना टर्म मिल जाएगा? ऑफ कोर्स 2 टर्म मिलेंगे। यहाँ चूंकि b + c का पावर 2 है, तो जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो a to the power n-2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी कितने टर्म्स मिलेंगे? 3 टर्म्स मिलेंगे। सिमिलरली इसके आगे के टर्म्स में मिलेंगे 4 टर्म्स एंड देन 5 टर्म्स एंड सो ऑन, और लास्ट में चूंकि पावर n है तो कितने टर्म्स मिल जाने चाहिए? n+1 टर्म्स। तो अब आप क्या करोगे? जो टोटल टर्म्स होंगे इन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स का सम तो होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल टर्म्स विल बी व्हाट? इज 1 + 2 + 3 ... हाउ मेनी टर्म्स? टिल n+1। और ये क्या है भाई? ये एक AP है। अगर आपने AP-GP पढ़ लिया होगा तो डायरेक्टली कर सकते हो, एक स्पेशल केस है ये। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो 10th क्लास के भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है एंड लास्ट टर्म n+1 है। तो समेशन क्या होता है उस AP का? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 एंड देन फर्स्ट प्लस लास्ट, ये तो होता है। इससे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा n+1 times n+2 and divided by 2, and I think this option is sitting over here as the A choice. That's it. Alright, so this was the first lecture of binomial theorem, जहाँ हमने binomial theorem एक्चुअली क्या होता है वो समझा और उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर जनरल टर्म कैसे लिखे जाएंगे और उन जनरल टर्म का क्या उपयोग है और उन्हें हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम। टेक केयर, बाय।